अन्ना जी के नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। हम लोग देश भर में घूम रहे हैं, पूरे देश को इस आंदोलन ने जोड़ के रख दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म के, हर मजहब के लोगों को इस आंदोलन ने जोड़ के रख दिया है। 2 साल पहले हम आपस में बात किया करते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो गर्त में जाएगा। लेकिन अब कई लोग ऐसे मिलते हैं जो आपस में बात करते हैं कि कुछ हो तो सकता है, इसी जिंदगी में कुछ हो तो सकता है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। कई लोग पूछते हैं मेरे से क्या मिला 1 साल के इस आंदोलन में, तो हम कहते हैं जी जन लोकपाल बिल तो नहीं आया, अभी बड़ी लंबी लड़ाई है। ठीक है, ये लोग भ्रष्ट हैं 1 नंबर के, लंबा लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर हुई कि जो पूरा देश निराशावाद के अंदर डूबा हुआ था, जो कहते थे लोग कि कुछ नहीं हो सकता, अब ये देश धीरे धीरे आशा की तरफ बढ़ रहा है कि कुछ हो तो सकता है। नींव रखी गई है आंदोलन की। किस लिए लड़ रहे हैं 1 साल से? 1 साल से इसलिए लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून पास करो। क्या कहता है ये जन लोकपाल कानून? मोटे मोटे तौर पे 2 बातें कहता है ये जन लोकपाल कानून। आज अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको सजा मिलने का चांस ही नहीं है। कलमाडी को बेल हो गई, राजा को बेल हो गई, कनिमोई को बेल हो गई। इस देश में लूट लो, इस देश को जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। तो ये जन लोकपाल बिल में पहली बात लिखी है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो 6 महीने में उसकी जांच पूरी करो, 1 साल के अंदर उसका मुकदमा पूरा करो, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर भ्रष्टाचारी आदमी जेल जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आज हमारे देश के कानून के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोगों को यह गलतफहमी है। वो लोग मेरे से कहते हैं जी कानून तो बहुत है हमारे देश में, एक और कानून की आप बात कर रहे हो, कानून आने से थोड़ी भ्रष्टाचार मिटेगा। उनको गलतफहमी है। हमारे देश के जितने भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया करता था पहले, ये सारे कानून पढ़ रखे हैं मैंने। जितने भ्रष्टाचार निरोधक कानून है ये सारे के सारे सड़े गले कानून है। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बने हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं बचे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हमारे कानून के अंदर अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसको 7 साल की जेल तो हो सकती है, लेकिन जो पैसा उसने कमाया वो वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है इस कानून के अंदर, भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंदर। सारे कानून इन लोगों को बचाने के लिए और इनका फायदा पहुंचाने के लिए बने हैं। वो कह रहे 1 करोड़ ही बहुत है जी हमारे लिए। तो जन लोकपाल कानून में पहली बार लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाए तो जितना पैसा उसने कमाया केवल उतना नहीं, जितना सरकार को उसने नुकसान पहुंचाया वो उसकी संपत्ति जब्त करके, उसकी नीलामी करके वो उससे वापस लो। तो राजा ने 5,000 करोड़ की रिश्वत ली, वो नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए का जो उसने नुकसान पहुंचाया, राजा की सारी संपत्ति जब्त करो, उसकी नीलामी करो और 2 लाख करोड़ रुपए उससे वसूल करो। ये जन लोकपाल कानून में लिखा है लोगों ने। दूसरी बात लिखी है, आप सरकारी दफ्तर के अंदर काम कराने के लिए जाते हो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, आपको राशन कार्ड बनवाना होता है, बच्चों का एडमिशन कराना होता है, हर चीज के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इस कानून में हमने लिखा है कि हर काम की समय सीमा तय करो। ये वाला काम इतने दिन में किया जाएगा, ये अफसर करेगा, ये वाला काम इतने दिन में किया जाएगा, ये अफसर करेगा। अगर अफसर अपना काम उतने दिन में ना करे तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस अफसर की तनख्वाह काट के आपको मुआवजे के रूप में देगा और 30 दिन के अंदर आपका काम कराएगा। लेकिन सरकार को ये दोनों बातें मंजूर नहीं है। 1 साल हो गया सरकार के साथ झक मारते मारते हम लोगों को। पिछले 1 साल से सरकार धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा देती आ रही है। मनमोहन सिंह जी ने खड़े होकर कहा हम एक सख्त लोकपाल कानून लाएंगे, सख्त लोकपाल कानून लाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो कानून मनमोहन सिंह जी संसद के अंदर लेके आए उसकी बात भी सुन लो। अभी मैंने अन्ना के लोकपाल की बात सुनाई, अब मनमोहन सिंह के लोकपाल की बात सुनो। मनमोहन सिंह जी ने जो संसद में लोकपाल रखा है
उसमें है कि अगर लोकपाल बन गया और आपने जाके लोकपाल को भ्रष्टाचार की शिकायत करी और आपकी शिकायत में पूरे सबूत नहीं हुए तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। मान लो आप राशन कार्ड बनवाने गए या मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए, उन्होंने पैसे मांगे आपसे, आप लोकपाल को जाके कहोगे जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना रहे, पैसे मांग रहे हैं, तो वो कहेंगे सबूत दिखाओ, आप कहोगे सबूत तो नहीं है मेरे पास, तो आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये मनमोहन सिंह जी के सख्त लोकपाल कानून में है। और अगर आपने सबूत दे दिए भ्रष्टाचार के और भ्रष्टाचार साबित कर दिया तो भ्रष्टाचारी अफसर को 6 महीने की कैद होगी, भ्रष्टाचारियों को 6 महीने की कैद, जनता को 2 साल की कैद। ये कानून हमारे खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। ये मनमोहन सिंह जी का सख्त लोकपाल कानून है, सख्त। दूसरी बात इस कानून में लिखी है, इनके मन में, सरकार के मन में दया बहुत है भ्रष्टाचारियों के लिए। अभी तक अगर कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता था तो उसको अपना वकील खुद करना पड़ता था। अब मनमोहन सिंह जी ने इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी अफसर पकड़ा गया तो सरकार उसको मुफ्त में वकील देगी। तो अब राजा को सरकारी वकील मिलेगा, गनीमोई को, कलमाडी को सरकारी वकील देगी सरकार अपना बचाव करने के लिए। ये मनमोहन सिंह का सख्त लोकपाल कानून है। ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस इस कानून के खिलाफ है, सारी पार्टियां इसके खिलाफ है। कोई पार्टी लोकपाल बिल नहीं चाहती, क्योंकि हर पार्टी ने देश को लूट रखा है, हर पार्टी ने भ्रष्टाचार कर रखा है। जिस पार्टी को जब मौका मिला उसने देश को लूट लिया, जिस नेता को जब मौका मिला उसने देश को लूट लिया। 27 दिसंबर को ये लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। मुलायम सिंह जी खड़े हुए, मुलायम सिंह जी कहते हैं अगर अन्ना का जन लोकपाल बिल आ गया तो दरोगा हम सबको पकड़ के जेल में डाल देगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दरोगा शरीफ आदमी को जेल में डालता है, चोर को? तो मुलायम सिंह जी को क्यों लगा कि उनको जेल में डाल देगा? और वो अपने लिए नहीं कह रहे थे, उनको सबका कहते हम सबको जेल में डाल देगा। उनको संसद के सारे लोगों के बारे, सारे सांसदों का पता है, कहते हम सबको जेल में डाल देगा। सुषमा स्वराज खड़ी हुई, सुषमा स्वराज कहती हैं सीबीआई को स्वतंत्र करो, सीबीआई को स्वतंत्र करो, सीबीआई को स्वतंत्र। हम भी चाहते हैं सीबीआई को स्वतंत्र करो। सीबीआई को 50 साल पहले बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? सीबीआई को इसलिए बनाया गया था ताकि सीबीआई बड़े बड़े भ्रष्ट मंत्रियों को जेल पहुंचा सके। 50 साल के अंदर सीबीआई ने 3 छोटे छोटे नेताओं को जेल पहुंचाया, अभी तक बस 3 नेताओं को, नर बहादुर सिंह भंडारी, सुखराम और बंगारू लक्ष्मण। बड़े बड़े राक्षस देश को लूट के ले गए, सीबीआई किसी को जेल नहीं पहुंचा पाई। क्यों भाई? ऐसा नहीं कि सीबीआई में अच्छे अफसर नहीं है, सीबीआई में बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन सीबीआई उन्हीं मंत्रियों के अंडर में काम करती है जिनके खिलाफ उसको भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है। तो अपने बॉस के खिलाफ कैसे वो करेगी जांच? सीबीआई को तो स्वतंत्र करना पड़ेगा सरकार से। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा सीबीआई को स्वतंत्र करो, हम भी कह रहे हैं, लेकिन धोखा दिया सुषमा स्वराज ने, धोखा दिया बीजेपी ने। जब संसद के अंदर संशोधन प्रस्ताव रखा तो बीजेपी ने यह संशोधन प्रस्ताव नहीं रखा कि सीबीआई को स्वतंत्र करो, वहां पे गायब हो गए। भाषण देते हैं लोगों को टीवी के ऊपर, उनको लगता है सारे देश की जनता बेवकूफ है, उनको ये नहीं पता था ये टीम अन्ना वाले लोकसभा से उनके संशोधन प्रस्ताव निकलवा के और जनता के बीच जाके उनकी पोल खोल देंगे। तो बीजेपी ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया। एक और पार्टी की बात सुनाता हूं। 27 दिसंबर को जब यह बिल संसद में आया, उसके 2 दिन पहले एक पार्टी के एक बड़े नेता से मैंने बात की। हमने कहा जी ये संसद में बिल आ रहा है, आपकी पार्टी का क्या रुख होगा संसद में? कहता है हम बिल्कुल आपके साथ हैं, अन्ना जी के साथ हैं। आप कह रहे हो ये कानून खराब है, हम इसका विरोध करेंगे संसद में। बड़ी अच्छी बात। 27 दिसंबर को जब संसद में आया और शाम को इस बिल पे वोटिंग हुई तो हम टीवी पे देख रहे थे, हमने देखा उस पार्टी के सारे सांसद उठ के संसद के बाहर चले गए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि नेताजी तो कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे। अगले दिन मैंने उनको फोन करके पूछा जी क्या हो गया था, सारे बाहर क्यों चले गए थे? कहते बाथरूम आ गया था सबको। मेरे को ये नहीं समझ में आया, उस पार्टी के सारे सांसदों के एंड वोटिंग के टाइम सबको एक साथ बाथरूम कैसे आ गया था? जरूर उन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, पैसे खा लिए होंगे, सौदेबाजी कर ली होगी,
हम इनको वोट डाल के हमारे भले के लिए नीतियां बनाने के लिए संसद में भेजते हैं और ये संसद में बैठ के सौदेबाजी करते हैं हम लोगों के खिलाफ। ये संसद है, ये नेता है हम लोगों के, ये हमारे देश का जनतंत्र है। हमने बहुत सोचा कि ये पार्टियां क्यों नहीं लोकपाल बिल पास कर रही, क्यों नहीं ये लोग लोकपाल बिल पास। सारा देश अन्ना के साथ है, सारा देश कह रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून पास करो। तो एक चीज समझ में आने लगी, मनमोहन सिंह की कैबिनेट में 34 मंत्री हैं। इन 34 में से 15 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। अगर आज ये कानून पास कर दे तो कल ये 15 मंत्री जेल चले जाएंगे, इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसलिए ये लोकपाल कानून पास नहीं करते। तो ये समझ में आने लगा कि पहले इन 15 मंत्रियों को ठीक करना पड़ेगा, फिर लोकपाल बिल आएगा। तो ये जो 25 जुलाई से अनशन है, ये पहले इन 15 मंत्रियों को ठीक करने के लिए। इन 15 मंत्रियों में सबसे ऊपर किसका नाम है? मनमोहन सिंह का। यहां पे इतनी जनता है, जिन जिन लोगों को यह लगता है कि मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी है, जरा हाथ खड़ा करके बताएं किस किस को लगता है मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी है। एक को भी नहीं लगता। जिन जिन को लगता है मनमोहन सिंह बेईमान आदमी है, जरा हाथ खड़े कर दें। सबको लगता है मनमोहन सिंह बेईमान है। मैं उसकी कारस्तानियां बता देता हूं उनकी, फिर आप क्या कर लेना वो बेईमान है कि ईमानदार है। 2006 से 2009 तक 3 साल तक मनमोहन सिंह हमारे देश के कोयला मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, कोयला मंत्री भी थे। इन 3 सालों के अंदर मनमोहन सिंह ने हमारे देश की कोयले की खदानें औने पौने दाम में बिना टेंडर निकाले, बिना नीलामी किए, जिस मर्जी कंपनी को मन में आया उस कंपनी को उठा के कोयले की खदानें दे दी। 3 खदानें उनको दे दी, 4 खदानें उनको दे दी, 10 खदानें उनको दे दी। अब इनसे कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं, इनको क्यों दी 3 खदानें? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ तो लेन देन हुआ है, नहीं तो क्यों उनसे कोई रिश्तेदारी। मनमोहन सिंह जी कहते हैं मैं ईमानदार हूं, देखने में हमें भी लगता है ईमानदार है, लेकिन गड़बड़ तो हुई है, भ्रष्टाचार तो हुआ है। तो वो पैसा कहां गया? कांग्रेस पार्टी में गया या किसी नेता ने लिया होगा? तो जांच तो होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जांच तो कराओ, कहते जांच नहीं कराएंगे। उस वक्त कोयले का बाजार भाव था 2000 रुपए टन और इन्होंने कंपनियों को दे दिया 100 रुपए टन के हिसाब से। कोयला सचिव जो थे वो बार बार फाइल पे लिख रहे थे प्रधानमंत्री जी को, सर कोयले की नीलामी कराओ, देश को नुकसान हो रहा है, कोयले की नीलामी कराओ। मनमोहन सिंह जी नहीं माने। हमारे देश के जो ऑडिटर जनरल हैं, सीएजी कहते हैं उनको, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि इन 3 सालों के अंदर मनमोहन सिंह ने 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया सरकार को, राजा से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। एक राजा से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। तो जब हमने ये बात उठाई तो उन्होंने माना, मनमोहन सिंह जी ने, प्रधानमंत्री ने माना कि हाँ हमने सस्ते में कोयला दिया था। कहते हैं हमने इसलिए सस्ते में कोयला दिया था ताकि ये बिजली बनाने वाली कंपनियां सस्ते में बिजली बना के जनता को सस्ते में बिजली दे सकें। बड़ी अच्छी बात, हम भी चाहते हैं जनता को सस्ते में बिजली मिले। तो अगर सस्ते में बिजली देनी थी तो दिल्ली में बिजली के दाम क्यों बढ़ाए आप लोगों ने? अगर तुमने सस्ता कोयला दिया था तो दिल्ली में बिजली के दाम तो घटने चाहिए थे, क्यों बढ़ाए दिल्ली में बिजली के दाम? और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो उनको तब हुआ, इनकी वेबसाइट पे जाके हमने देखा तो पता चला इन्होंने बिजली बनाने वाली कंपनियों को कोयला नहीं दिया, अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को कोयला दिया है। झूठ नहीं बोल रहा, इनकी वेबसाइट पे जाके आप भी देख लेना। गुटखा बनाने वाली कंपनियों को कोयले की खदानें दे दी, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को कोयले की खदानें दे दी। वो अंडरवियर बनाने वाली कंपनी 100 रुपए में मनमोहन सिंह जी से कोयला ले गई, अगले दिन 2000 रुपए में बाजार में बेच दिया और सारा मुनाफा तो कंपनी ले गई। जनता को तो बिजली महंगी की महंगी मिली। तो जब हमने ये बात उठाई तो मनमोहन सिंह जी कहते हैं एक भी आरोप मेरे खिलाफ साबित हो गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। हमने कहा जी आरोप साबित हो गया तो तिहाड़ जाना पड़ेगा, हरिद्वार थोड़ी जाओगे फिर। आरोप साबित होने के बाद तो भ्रष्टाचारी आदमी तिहाड़ जाता है फिर तो। पर आरोप साबित होंगे कैसे? जांच तो करानी पड़ेगी। हम कह रहे जांच कराओ, कहते हैं जांच नहीं कराएंगे, कहते हैं सीबीआई से जांच कराएंगे। हमने कहा सीबीआई तो आप ही के अंडर में है, सीबीआई की रिपोर्ट तो खुद ही लिखोगे।
6 महीने बाद सीबीआई कह देगी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमने कहा सीबीआई हमें मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बिठा दो, इन 3 जजों से जांच करा लो। कहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच नहीं कराएंगे। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए, कहते अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, किरण बेदी भ्रष्ट है, प्रशांत भूषण भ्रष्ट है। हमने कहा ठीक है, 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दो, हमारी भी जांच करा लो और अपने 15 मंत्रियों की भी जांच करा लो। टीम अन्ना के सारे सदस्यों की जांच करा लो। एक भी आरोप हमारे खिलाफ साबित हो जाए तो जितनी सजा कानून में लिखी है उससे दुगनी सजा हम लोगों को दे देना। जांच तो कराओ। हमें जांच से डर नहीं लगता, आपको जांच से डर क्यों लगता है? इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। सारी की सारी दाल ही काली है। प्रणब मुखर्जी साहब देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। उनके खिलाफ तो भ्रष्टाचार के आरोप ही आरोप हैं। मैं 1-2 बातें बताता हूं आपको उनकी। 2007 के अंदर हमारे देश ने कई गरीब देशों को चावल का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया चावल। उसमें 2,500 करोड़ रुपए का घपला हो गया। घाना एक छोटा सा देश है अफ्रीका का। घाना की सरकार ने इस पे जांच कराई तो पता चला कि बहुत घपला हो गया। तो घाना की सरकार ने भारत की सरकार को 7 पेज की चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की कॉपी है हमारे पास, हमने 10 दिन पहले अभी मीडिया में बांटी थी वो कॉपी। घाना की सरकार ने भारत की सरकार को चिट्ठी लिखी कि आप अपने विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री की जांच कराइए। घाना जैसे छोटे से देश की हिम्मत कि भारत की सरकार को चिट्ठी लिखे कि आप अपने विदेश मंत्री की जांच कराइए। कौन था विदेश मंत्री उस टाइम? प्रणब मुखर्जी। क्या इज्जत रह गई भारत की दुनिया के अंदर? मुझे लगता है आजादी के बाद ये पहला वाक्य होगा कि किसी और देश की सरकार ने हमारे को चिट्ठी लिखी कि आप अपने विदेश मंत्री की जांच कराइए। और जिस आदमी ने भारत की इज्जत दुनिया में डुबो दी, वो आदमी आज हमारे देश का राष्ट्रपति बनने वाला है। साथियों, मैं ये सोच रहा था अगर कल वो राष्ट्रपति बन गए और खुदा ने न चाहा अगले बार 26 जनवरी को हमने घाना के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बुला लिया तो क्या मुंह लेके दोनों हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से? 2005 के अंदर प्रणब मुखर्जी साहब हमारे देश के रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने फ्रांस की एक कंपनी के से 18,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बी खरीदी। 18,000 करोड़ की सबमरीन, स्कॉर्पियन सबमरीन। अखबारों में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक फ्रांस की कंपनी और एक दलाल के बीच में कुछ ईमेल एक्सचेंज हुए, चिट्ठी पत्री हुई, उसकी कॉपी हमारे हाथ लग गई, आउटलुक मैगजीन के पास पहुंच गई। इनकी किस्मत खराब है। उसमें वो दलाल उस कंपनी के चेयरमैन को कह रहा है जिससे पनडुब्बी खरीदी थी कि अगर आप 18,000 करोड़ रुपए का 4% कमीशन कांग्रेस में जमा करा दो तो ये ठेका आपको मिल जाएगा। वो कंपनी का चेयरमैन वापस लिखता है कि पैसे का इंतजाम हो गया, कागज पत्री शुरू करो, और ठेका इनको मिल जाता है। तो जब आउटलुक मैगजीन में खबर छपी तो हंगामा मचा, मांग हुई कि जांच कराओ। प्रणब मुखर्जी साहब कहते जांच नहीं कराएंगे, देश को लूटेंगे लेकिन जांच नहीं कराएंगे। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं, जांच तो कराओ। कहते जांच नहीं कराएंगे। इसलिए ये लोग लोकपाल कानून पास नहीं करे। लोकपाल अगर होता, स्वतंत्र होता लोकपाल सरकार से, तो आज तक ये सारे मामलों की जांच वहां पे हो रही होती। तो जब तक प्रणब मुखर्जी साहब बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, चिदम्बरम बैठे हैं, कपिल सिब्बल बैठे हैं, 15 भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं, लोकपाल बिल आने वाला ही नहीं है। लोकपाल बिल पास ही नहीं होगा इस देश के अंदर। कपिल सिब्बल साहब को रिलायंस के ऊपर 650 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगानी थी। उनके अफसर बार बार फाइलों पे लिख रहे थे जी 650 करोड़ की पेनल्टी लगाओ रिलायंस के ऊपर। कपिल सिब्बल साहब ने फाइल पे लिख दिया 5 करोड़ की पेनल्टी लगा दो, बाकी छोड़ दो। तो वो रिलायंस वाला चाचा तो लगता नहीं था इनका। 645 करोड़ रुपए की पेनल्टी क्यों छोड़ी उन्होंने? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। हम कह रहे हैं जांच तो कराओ, कहते जांच नहीं होगी, जांच नहीं कराएंगे। सलमान खुर्शीद जी ने एक दिन खड़े होकर कहा ये टीम अन्ना वाले तो बकवास कर रहे हैं, कोई जांच नहीं होगी। हमने कहा जी आपका तो खुद का नाम है इन 15 मंत्रियों के अंदर, आप कैसे कह सकते हो?
चोर अगर खड़ा होकर कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की, अब कोई जांच नहीं होगी। ऐसे तो थाने चल रही है हमारे, पुलिस किसी पर चोर को पकड़ के लाएगी, चोर कह देगा मैंने कोई चोरी नहीं की, अब जांच नहीं होगी। ऐसे सिस्टम चलता है, ऐसे व्यवस्था चलती है हमारे देश की। ये एंटी करप्शन है आप लोगों का। और कहते हैं हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये खिलाफ है आपकी सरकार भ्रष्टाचार के। सोनिया गांधी जी बोली एक दिन, ये टीम अन्ना वाले जो आरोप लगा रहे हैं सब बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है हमारे आरोप, सबूत दिए हम लोगों ने ठोस, 600 पेज से ज्यादा के सबूत दिए हम लोगों ने। एक उदाहरण देता हूं आपको, वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ हमने एक सीडी दी थी। उसी सीडी के आधार के ऊपर सबूत के तौर पे हमने सीडी दी थी। वो शिमला के एक कलेक्टर के साथ बात कर रहे हैं फोन के ऊपर, वो और उनकी बीवी, और पैसे के लेन देन की बात हो रही है, इसका पैसा आ गया, उसको पैसे पहुंच गया। उसी सीडी के आधार पर शिमला की कोर्ट ने अभी ऑर्डर पास किया है, जजमेंट दिया है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया जाए। और वीरभद्र सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा है सरकार से, एक विकेट डाउन हो गया। तो हम सोनिया गांधी जी को कह देना चाहते हैं कि हमारे आरोप बेबुनियाद नहीं है, पक्के सबूत दिए हम लोगों ने अपनी कंप्लेंट में। अगर आज ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दें तो कल ये 15 के 15 मंत्री जेल के अंदर होंगे, इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। चैलेंज करते हैं हम इन लोगों को, बिठाएं तो सही। तो पहली मांग हमारी है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों की जांच बिठाई जाए, हमारी भी जांच करा लो और अपनी भी जांच करा लो, और 6 महीने में जांच पूरी करो और देश के सामने रख दो कि कौन चोर है और कौन ईमानदार है। दूसरी बात, ये जो इतनी महंगाई हो रही है, आम आदमी का महंगाई से जीना मुश्किल हो गया, दूध खरीदना मुश्किल हो गया, बच्चों को दूध पिलाना मुश्किल हो गया, दाल खरीदनी मुश्किल हो गई है, सब्जी खरीदनी मुश्किल हो गई है। मैंने बहुत इसके ऊपर तहकीकात की कि आखिर ऐसा हो क्या गया इस देश के अंदर कि इतनी महंगाई हो रही है। ये 2 साल के अंदर इतनी पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं गई, 2 साल के अंदर अचानक जनसंख्या तो बढ़ नहीं गई, और ये 2 साल के अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन कम हो गई हमारे देश की। कभी कहते हैं मनी सप्लाई बढ़ गई, कभी कहते हैं मनी सप्लाई कम हो गई, कभी कहते हैं मानसून अच्छा आ गया, कभी कहते हैं मानसून खराब हो गया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महंगाई बढ़ने का एक ही कारण है, और वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है, जानबूझ के महंगाई है। कैसे? अभी अभी पेट्रोल के इन्होंने 7.5 रुपए लीटर बढ़ाया है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो पेट्रोल के ऊपर 33 रुपए प्रति लीटर कम कर सकती थी सरकार, 33 रुपए प्रति लीटर। कैसे? मैं बताता हूं आपको, सुनो अच्छे से। हमारे देश की केंद्र सरकार का टोटल बजट 14 लाख करोड़ रुपए है, और हमारे देश की सारी राज्य सरकारों का बजट मिला के 10 लाख करोड़ रुपए है। टोटल कितना हो गया? 24 लाख करोड़ रुपया। इस 24 लाख करोड़ में से आपके हिसाब से साल में कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार में चोरी हो जाता होगा? अंदाजे से 80% कह रहे हैं, 90% कह रहे हैं, पूरा का पूरा। मैं कह रहा हूं 5% मान ले, वो कह रहे हैं नहीं 100 मानो। 5% मान लेते हैं एक बारी के लिए। 5% पे तो किसी को गिला शिकवा नहीं है। हाथ खड़े करके बताओ 5% मान ले? मान ले चलो। 5% हुआ 24 लाख करोड़ का 1.25 लाख करोड़ रुपया। 1.25 लाख करोड़ तो कम से कम चोरी होता है साल में। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 71 रुपए। 71 रुपए में से 33 रुपए टैक्स के लेती है सरकार और 38 रुपए का तेल है। तो जब आप भारत में कहीं भी जाके पेट्रोल खरीदते हो तो 33 रुपए आपको टैक्स के देने पड़ते हैं। पूरे देश में पेट्रोल बेच के सरकार 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स इकट्ठा करती है साल में, 70,000 करोड़ का। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो सरकार ये 1.25 लाख करोड़ रुपया बचा सकती थी, और अगर 1.25 लाख करोड़ रुपया बचा लेती तो पेट्रोल पे 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर सकती थी सरकार, और 33 रुपए प्रति लीटर सरकार टैक्स के कम कर सकती थी। इसी तरह से डीजल के ऊपर 16 रुपए प्रति लीटर कम कर सकती थी सरकार। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूं, ये सारी टैक्स की बातें बड़े अच्छे से समझ में आती है। ये ना सोचे कोई कि हम कोई गड़बड़, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को ये गड़बड़ लगती है तो एक अपना अधिकारी भेज दे, यहाँ पे वाद विवाद हो जाएगा जनता के सामने। हम साबित कर देंगे कि 33 लीटर कम हो सकता है और 16 लीटर डीजल कम हो सकता है, लेकिन करेंगे नहीं ये लोग।
जानबूझ के महंगाई कर रखी है इन्होंने, जानबूझ के महंगाई कर रखी है, क्योंकि महंगाई के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए ये हमको लूट रहे हैं, हमारी जेबों से पैसे छीन रहे हैं और ये सारा पैसा स्विस बैंकों में जा रहा है। अंग्रेज हम लोगों को लूटते थे और पैसा लंदन ले जाते थे, ये हम लोगों को लूट रहे हैं और ये पैसा स्विस बैंकों में जा रहा है। इसीलिए अन्ना हजारे कहते हैं कि आजादी की दूसरी लड़ाई है। जैसे अंग्रेज लूटते थे वैसे यही लूट रहे हैं। आज भी हमारा देश गुलाम है, इस पूरी व्यवस्था का गुलाम है, इन नेताओं का गुलाम है। इसलिए ये दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी संसद के अंदर 162 सांसद ऐसे बैठे हैं जिनके खिलाफ हत्या के आरोप हैं, ठगी के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं, जो आप सोच सकते हो गंदा से गंदा काम, उसके आरोप लगे हुए इन लोगों के ऊपर। एक दिन मैंने एक मीटिंग में कहीं कह दिया कि हमारी संसद के अंदर कुछ हत्यारे बैठे हुए हैं, तो कहते हैं इस लड़के की भाषा बड़ी खराब है। मैंने खरा के सोचा कि मैंने, हो सकता है मेरी भाषा फिसल गई हो। हत्या करने वाले को हत्यारा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे को तो समझ में नहीं आया। आप तो हत्या करो, हत्या करके आके संसद में बैठ जाओ, हम हत्यारा कहते तो हमारी भाषा भी खराब हो गई, आपका हत्या करना भी खराब नहीं हुआ। कहते हैं अभी तो आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध थोड़ी हुए हैं। हमने कहा जी 25 साल लगेंगे आरोप सिद्ध होने में। तो कहते हो सकता है आरोप सिद्ध ना हो सकता है हम छूट जाएं। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, 25 साल बाद जब ऑर्डर आए तो हो सकता है आप छूट जाएं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना छूटे। 25 साल बाद जब ऑर्डर आए तो हो सकता है 162 में से 50 के खिलाफ भी अगर साबित हो गए आरोप, तो आप ये सोच के देखो कि 25 साल तक हमारे संसद के अंदर 50 हत्यारे बैठ के देश के लिए कानून बनाते रहे। क्या जनतंत्र है, क्या लोकतंत्र है? धोखा ही धोखा है हम लोगों के साथ, कोई जनतंत्र नहीं है। इसीलिए हमारी दूसरी मांग ये है कि अब 25 साल तक हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और 6 महीने के अंदर इन 162 सांसदों का मुकदमा तय करो। मंजूर है? मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी है हम लोगों को, उन्होंने दोनों बातें नामंजूर कर दी है। उन्होंने कहा ना तो हम जांच बिठाएंगे 15 मंत्रियों के खिलाफ और ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे इन सांसदों के खिलाफ। तो साथियों, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचाया। 25 जुलाई से अनशन करना पड़ेगा, जंतर मंतर पे अनशन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। लेकिन अन्ना जी के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अन्ना जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसलिए हमने अन्ना जी से निवेदन किया, अन्ना जी अनशन आप नहीं करेंगे, इस बार युवा अनशन करेंगे, हम लोग अनशन करेंगे। साथियों, पहली आजादी की लड़ाई के अंदर युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस सब युवा थे। इस दूसरी आजादी की लड़ाई में देश बलिदान मांग रहा है। जैसे उन्होंने बलिदान दिया था, ऐसे युवाओं को बलिदान देने के लिए सामने आना पड़ेगा। बिना बलिदान के महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला। जब मैं ये बात करता हूं तो कई लोग कहते हैं आपको तो डायबिटीज है, आप कैसे अनशन पे बैठोगे? तो मैंने कहा जी अगर देश के लिए बलिदान देने की बात है तो गौरव की बात है। तो ये तो गलत बात है कि जिसको डायबिटीज नहीं है वही बलिदान देगा, डायबिटीज वाले भी बलिदान देंगे। बलिदान देने का अधिकार तो सबको है। तो यहाँ जितने लोग बाबा जी कह रहे हैं कि अन्ना जी के साथ वो बैठेंगे, तो केवल युवा नहीं, इस देश के बुजुर्ग भी बैठेंगे इसमें। एक पत्रकार ने हमें कहा कि जी जब आप 25 जुलाई को अनशन पे बैठोगे तो जनता आएगी। मैंने कहा जी मैं कोई नेता तो हूं नहीं, मेरे पीछे कोई 1 लाख आदमी तो खड़े नहीं है कि मैं बैठूंगा और 1 लाख आ जाएंगे। मैं तो इस देश का आम आदमी हूं, गिरा पिटा आम आदमी हूं, महंगाई से पीड़ित हूं, करप्शन से, भ्रष्टाचार से पीड़ित हूं। मैं तो बलिदान देने के लिए 25 जुलाई को जंतर मंतर पे जाके बैठ जाऊंगा। जनता को तय करना है जनता आएगी कि नहीं आएगी। सब आएंगे। साथियों, ये धर्म युद्ध है। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, कौरवों के पास पूरी सेना थी,
शासन था, प्रशासन था। हमारे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन सरकार के पास सेना है, पुलिस है, सीबीआई है, आईबी है, शासन है, प्रशासन है, सारी व्यवस्था सरकार के पास है। लेकिन पांडवों के पास एक चीज थी, कृष्ण भगवान उनके साथ थे। हमारे साथ भी एक चीज है, हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, और भगवान हमारे साथ है। ये जो इतना बड़ा आंदोलन बना, पूरा देश सड़कों के ऊपर उतर के आ गया, ये हमारी वजह से नहीं हुआ। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, 10-12 लोग, हम कर क्या सकते हैं? हमारी वजह से नहीं हुआ। मेरे को पूरा यकीन है कि जरूर कोई दैवी शक्ति है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है, इसीलिए ये पूरा भारतवर्ष खड़ा हो गया है। कई लोग पूछते हैं हमसे, आपका आंदोलन सक्सेसफुल होगा, सफल होगा? हमने कहा जी सफल तो जरूर होगा, क्योंकि सच्चाई और भगवान हार नहीं सकते। भगवान कभी हार नहीं सकता, भगवान इसका संचालन कर रहा है आंदोलन। तो आंदोलन तो सफल होगा ही होगा। कब होगा ये मेरे को नहीं पता, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, और वो सफलता देखने के लिए हम जिंदा होंगे कि बलिदान हो जाएंगे तब तक ये भी मुझे नहीं पता। तो साथियों, तय आप लोगों को करना है कि आप कौरवों के साथ हैं कि पांडवों के साथ हैं, कि 25 जुलाई में अपने घर बैठ के टीवी देखेंगे, ये तय अब आप लोगों को करना है। अंत में यहाँ पे कई वॉलंटियर्स ने इसके लिए काम किया, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये लाल शर्ट वाले ये बच्चे खड़े हैं, ये जरा खड़े हो जाएं। ये कॉलेज के बच्चे बच्चियां हैं, ये इनके कुर्ते आप देख रहे हो ना, ये नए कुर्ते थे कुछ दिन पहले, ये बारिश और धूप के अंदर फिट गए हैं सारे के सारे। सारा दिन ये बेचारे दिल्ली की और आसपास की सड़कों पर नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं। जोरदार तालियों से इनका वर्णन करें हम लोग। अंत में एक कविता सुनाना चाहूंगा मैं, लेकिन एक शर्त है, मैं गाता अच्छा नहीं हूं, मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन इस कविता के बोल बहुत अच्छे हैं। मैं एक लाइन बोलूंगा और आपको इतनी जोर से बोलना है कि मनमोहन सिंह को और बीजेपी को और सपा को और सबको सुनाई देना चाहिए आपकी आवाज। बोलेंगे मेरे पीछे पीछे जोर से? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस पंक्ति का मतलब है कि हमारे देश की पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हिमालय पर्वत जितनी हो गई है। आप लोगों की जितनी आवाज आ रही है उससे हिमालय का टूटना तो दूर, एक चूहा भी नहीं मरने वाला। जोश के साथ हमें गाना पड़ेगा, तब मनमोहन सिंह को और बीजेपी को और सपा वालों को सुनाई देगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। भारत